मित्रों, हिंदी G2 यानी हिंदी जनरल के पाठ्यक्रम की पुस्तक दोनों सेमेस्टर की पुस्तक आप लोगों के सामने है और इस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और भाषा। यह पुस्तक संपादित की है। इस पुस्तक के संपादक है प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद भोसले, पुणे विश्वविद्यालय। मित्रों, जनरल के पाठ्यक्रम में थर्ड सेमेस्टर में हमें इस पुस्तक में से 5 कविताओं का और 5 कहानियों का अभ्यास करना है। थोड़ा सा व्याकरण का हिस्सा है, टॉपिक भी है। आज तक यह किताब उपलब्ध नहीं हुई थी, परंतु कुछ दिन पहले यह पुस्तक अपने महाविद्यालय में उपलब्ध हुई है। इस पुस्तक में से 5 कहानियों का अभ्यास हमें थर्ड सेमेस्टर के लिए करना है। मित्रों, आज तक हमने 5 कविताओं का अध्ययन पूरा किया है। 5 कहानियां पढ़ना बाकी है। 5 कहानियों में से आज हमें पहली कहानी का अभ्यास करना है। पहली कहानी का नाम है धरती अब भी घूम रही है। इस कहानी के कहानीकार लेखक विष्णु प्रभाकर। मित्रों, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के मिरनपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से देहात में हुआ। घर परिवार की हालत ठीक न होने के कारण विष्णु प्रभाकर आगे की पढ़ाई कर ना सके। घर गृहस्थी चलाने के लिए विष्णु प्रभाकर को चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी करनी पड़ी। मित्रों, विष्णु प्रभाकर का असली नाम, बचपन का नाम विष्णु दयाल था। प्रभाकर यह उनका उपनाम है। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर उपनाम रखने की सलाह दी थी और तभी से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विष्णु प्रभाकर नाम से विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए।
मित्रों, विष्णु प्रभाकर ने अपनी जो कलम है, अपनी लेखनी है, साहित्य के या साहित्य की विविध विधाओं पर चलाई। विष्णु प्रभाकर उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, आत्मकथाकार और आवारा मसीहा के कारण, अपनी जीवनी के कारण विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य क्षेत्र में लोकप्रिय, लोक विख्यात हो गए। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित धरती अब भी घूम रही है एक उत्कृष्ट सामाजिक जीवन की समस्या पर आधारित कहानी है। मित्रों, इस कहानी में विष्णु प्रभाकर ने जिस समस्या को चित्रित किया गया है या जिस समस्या को लिया गया है, वह समस्या केवल अकेले व्यक्ति की समस्या न होकर तमाम समाज की वह समस्या है। विष्णु प्रभाकर ने इस कहानी में उस समस्या का चित्रण किया है। इस कहानी में लेखक विष्णु प्रभाकर ने मां बाप के अभाव में, यानी जिन बच्चों को मां बाप नहीं है, ऐसे बच्चों की संवेदनशील मानसिकता का चित्रण किया है। मित्रों, जिन बच्चों को मां बाप नहीं होते, उन बच्चों की मानसिकता क्या होगी? जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको मां बाप नहीं है, कैसे जी सकते हैं ये बच्चे? किसकी उंगली पकड़कर बड़े होंगे ये बच्चे? मां बाप के अभाव में इन बच्चों की संवेदनशील मानसिकता का चित्र विष्णु प्रभाकर ने इस कहानी में किया है। बच्चों के मौसा और मौसी की अमानवीयता। मित्रों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है बच्चों। लगभग हर एक आदमी स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं होता। रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी, सगे, सोयरे, नजदीकी, दूर के, कोई किसी का नहीं होता बच्चों। उसी के साथ साथ इस कहानी में लेखक विष्णु प्रभाकर ने हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वह न्याय व्यवस्था वह सामाजिक व्यवस्था का पर्दाफाश किया है। बच्चों, मित्रों, सरकारी न्याय व्यवस्था क्या, कानून की व्यवस्था क्या, पुलिस की व्यवस्था क्या, सरकारी कर्मचारी व्यवस्था क्या, इन व्यवस्था पर मैं कुछ बोलूं, यह व्यर्थ की बात होगी। सारी दुनिया समझती है
कि क्या चल रहा है दुनिया में। मित्रों, अपराध कोई और करता है, सदा किसी और को मिलती है और न्याय मिलता है, लेकिन तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, न्याय व्यवस्था की जो गति है वह बहुत धीमी धीमी रफ्तार से नहीं, बिगड़ी हुई न्याय व्यवस्था और बिगड़ी हुई समाज व्यवस्था। मित्रों, इस कहानी की नायिका, इस कहानी की नायिका यानी प्रमुख पात्र नीना 10 साल की लड़की है। उस लड़की का नाम क्या है? नीना, 10 साल की लड़की। इस कहानी का नायक नीना का छोटा भाई कमल 8 वर्ष का था। मां का देहांत हो जाने के बाद, मां की मृत्यु हो जाने के बाद पिता अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अरे उनकी मां के मरने पर पिता ने दूसरी शादी तक नहीं की। इतना प्यार करते थे अपने दोनों बच्चों से पिताजी। पास पड़ोस वाले पिताजी की बहुत तारीफ करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन नीना के पिताजी जहां नौकरी करते थे, पिताजी ने वहां 20 रुपए की रिश्वत ली थी। लाच खितरी होती 20 रुपया जी। इसीलिए पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया। 2 महीने बीत गए, 7 महीने अभी तक बाकी है। मां का देहांत हो गया, पिताजी जेल में बंद है, 2 महीने हो गए, 7 महीने बाकी है। पिताजी ने 20 रुपए रिश्वत ली थी, बापा ने 20 रुपयाची लाच घेतली म्हणून बापाला जेलमध्ये बंद केलं गेलं। 2 महिने उलटले, अजून 7 महीने बाप जेलमध्ये असणार आहे। बच्चों, मित्रों, एक बात बता दूं, जिन बच्चों की मां नहीं या पिताजी नहीं, उन बच्चों की अवस्था क्या होगी? मैं तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूं कि परमात्मा ईश्वर जब तक ये बच्चे यानी कोई भी दुनिया का कोई भी लड़का या कोई भी लड़की या बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते या अपने पैरों पर खड़े नहीं रह जाते, तब तक उनके मां बाप को नहीं, परमात्मा उन बच्चों का पितृ छाया या मातृ छाया मत खींचो, क्योंकि बाप न होना या मां का न होना वही समझ सकता है जिसे बाप नहीं है, जिसे मां नहीं है। वह दुख कुछ अलग होता है। क्योंकि बच्चों, मित्रों,
बिना माँ बाप के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पल पल पर संघर्ष करना पड़ता है उन बच्चों को। इस कहानी की 10 साल की लड़की नीना, उसका छोटा भाई कमल 8 वर्ष का था। मां का देहांत हो गया। पिताजी ने उन्हें लाड प्यार से पाला, परंतु एक दिन पिताजी जहां नौकरी करते थे वहां उन्होंने 20 रुपए की रिश्वत ली। पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया। 2 महीने हो गए, 7 महीने बाकी थे। परंतु बच्चों, नीना 10 वर्ष की भी नहीं थी, परंतु फिर भी उसकी बुद्धि काफी प्रौढ़ हो गई थी। जैसा कि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि मातृहीन बालकों के साथ ऐसा होता है कि वे जल्दी समझदार बन जाते हैं। और बच्चों, ये वास्तव है। जिन लड़कों के मां बाप नहीं है, वे लड़के जल्दी समझदार बन जाते हैं, क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। उन्हें जो भी कुछ करना है अपने स्वयं के बलबूते पर करना होता है। इसीलिए बिना मां बाप के बच्चे काफी समझदार और प्रौढ़ बन जाते हैं। ये दोनों बच्चों के मां के मरने के बाद और पिता को जेल में बंद कर देने के बाद नीना की चचेरी मौसी और मौसा ने इन दोनों बेसहारा बच्चों को अपने घर ले गए। चला, कोई तो मिल गया इन दोनों बच्चों को। इन दोनों बच्चों को सहारा देने वाले कोई तो मिल गए ना। नीना की चचेरी मौसी और मौसा ने उसके भाई और नीना को अपने घर लाया। शुरू में मौसी ने बहुत प्यार किया इन दोनों बच्चों से, परंतु बाद में मौसी, मौसा और मौसी के दोनों बच्चे प्रदीप और रंजन नीना और कमल का तिरस्कार करने लगे। मौसी तिरस्कार करने लगी। बच्चों, ये दुनिया की रीत है, दुनिया का वसूल है। मैंने आप लोगों से कहा ना, कोई किसी का नहीं होता बच्चों, ये दुनिया स्वार्थी है। रात का समय था, रात का समय था। नीना का छोटा भाई कमल उससे बहुत दूर एक खटिया पर, चारपाई पर सोया था। जब नीना ने अपने छोटे भाई कमल की सुबकने की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी, नीना ने कमल की रोने की आवाज सुनते ही नीना बिस्तर में उठ बैठी। नीना अपने मौसी से, अपने मौसा से बहुत डरती थी। एक क्षण भयभीत दृष्टि से चारों ओर उसने देखा, कोई जाग तो नहीं रहा है। मौसी तो नहीं जाग रही है, मौसा तो नहीं जाग रहा है। चारों ओर उसने भयभीत होकर देखा और अपने छोटे भाई के पास आकर बैठी। तब आधी रात बीत चुकी थी। किसी तरह नीना ने अपने छोटे भाई जो कमल रो रहा था, उसकी रुलाई रोक कर
धीरे से पुकारा अपने भाई को, कमल, ओ कमल। नीना ने अपने छोटे भाई को पुकारा। कमल 8 वर्ष का, खटोले पर रहने चारपाई पर एक फटी दरी दरी यानी सतरंजी पर लेट गया था। दोनों हाथों में अपना मुंह ढक रखा था उसने। उसकी बहन उसे पुकार रही थी, परंतु बहन की पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। कई क्षण बीत गए। नीना ने अपने छोटे भाई कमल को सीधा कर दिया और उसका मुंह अपने दोनों हाथों में लिया। नीना के आंसू, आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखें डबडबाई और नीना के आंसू कमल के गालों पर जा गिरे। कमल आंखें बंद किए अपनी बहन से बोला, जीजी नींद नहीं आती। जीजी पिताजी कब आएंगे? पिताजी के पास चलो ना जीजी, पिताजी कब आएंगे? आज मुझे मौसा जी ने बहुत मारा है। जीजी गिलास तोड़ा प्रदीप ने और मारा हमें। जीजी यहां से चलो ना जीजी, पिताजी के पास चलो ना। एक छोटे बच्चे के सवाल देखो ना, एक पितृहीन मातृहीन बच्चे की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को देखो। गिलास किसने तोड़ा? तो मौसी के लड़के ने, प्रदीप ने गिलास तोड़ा और मौसा जी ने मारा कमल को। बच्चा रो रहा था, अपनी बड़ी बहन के गोद में अपना मुंह छुपाकर कमल रो रहा था और वह कहता है कि अपने पिताजी के पास चलो। नीना व्याकुल होकर उसने अपना मुंह अपने छोटे भाई के मुंह पर रखा और दोनों हाथों से उसे अपने छाती में समेट कर वही लेट गई अपने भाई के पास। उस शांत वातावरण में जोर जोर से अपने भाई को थपथपाती रही। कमल अपनी बहन से बोला, जीजी आज मौसी ने हमें बासी रोटी दी। बासी रोटी यानी सीढ़ी भाकरी मौसी ने दी। सारा हलवा प्रदीप और रंजन को दे दिया और हमें बस खुरचन दी। और जीजी जब दोपहर को हम मौसा जी के कमरे में गए तो हमें घुड़क कर वहां से निकाल दिया। जीजी वहां हमें क्यों नहीं जाने देते? जीजी तुम स्कूल से जल्दी आ जाया करो। जीजी पिताजी को जेल में क्यों बंद कर दिया है? वहां पिताजी को रोटी कौन खिलाता होगा? हम वहां क्यों नहीं चलते? प्रदीप कहता है तेरे पिताजी चोर है। छोटे बच्चे कमल के न जाने कितने सवाल अपनी बड़ी बहन नीना के सामने खड़े थे। कमल अपनी बहन से पूछ रहा था कि हम पिताजी के पास क्यों नहीं चले जाते? पिताजी को जेल में क्यों बंद कर दिया गया? प्रदीप कहता है, मौसी का लड़का कहता है कि तुम्हारे पिताजी चोर है। बहन नीना को बड़ा गुस्सा आया। नीना जोर से बोल उठी, प्रदीप झूठा है। नीना की आवाज भय से थरथर कांप रही थी क्योंकि नीना की आवाज सुनकर मौसी जाग गई और कुछ क्षण बाद मौसी
अपनी जगह से उठकर नीना के पास आई और कड़क कर पूछा, क्या है, क्या है नीना, कमल क्या है? भाई से लाड़ लड़ाया जा रहा है। मैं कहती हूं नीना, तुम यहां क्यों आई? अरे बोलती क्यों नहीं? मेरी शिकायत हो रही थी जैसे मैं जानती ही नहीं। हाय रे मेरी किस्मत, ओ वह तू तो मर गई पर मुझे इस नरक में छोड़ गई। यानी नीना की मौसी नजदीक आकर नीना को, कमल को ना जाने बक रही थी। मौसी की आवाज यानी पत्नी की आवाज सुनकर मौसा यानी पति हड़बड़ाकर उठ बैठा और पत्नी से वहां से ही पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? पत्नी ने कहा, दोनों भाई बहन भागने की सलाह कर रहे थे। दोनों भाई बहन भागने की